देखो भाई हेडिंग था हमारा नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। पहले तो नील होता है लेकिन अपोस्ट्रोफी एस लगा देते तो नील का हो जाता है, इसलिए और नील्स बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। रिकॉर्डिंग हो गया। अब देखो जरा, देखो नील्स बोहर ने बताया था। दरअसल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन किया था और संशोधन करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे नील्स बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। अब ये क्या मॉडल था देखो, पहले रदरफोर्ड का मॉडल एक बार दिमाग में रिवाइंड कर लो, और वो क्या है, परमाणु हो गया। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है और इसके केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उसके आसपास गति करते रहते हैं। यहाँ तक तो इन्होंने रदरफोर्ड ने बहुत बढ़िया बताया, सही बताया, सब कुछ सही था। एक बताने में इनसे गलती क्या हुई, इन्होंने बता दिया कि इन्होंने एक बात बताई और बात ये बताई कि इलेक्ट्रॉन ना किसी भी कक्षा में गति कर सकता है। ये बात इन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में गति कर सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक कक्षा में गति नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन सारी जिंदगी भर एक ही कक्षा में गति करेगा और वो कहीं नहीं जाएगा, एक ही कक्षा में गति करेगा। ये नील्स बोहर ने बताया बाद में। क्यों? क्योंकि ये कह रहे थे कि अगर जो किसी भी कक्षा में गति करेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि नाभिक पर गिर जाएगा, और अगर जो नाभिक पर इलेक्ट्रॉन गिर गया तो वो तो परमाणु फट जाएगा पूरा। जब परमाणु फट जाएगा तो कोई चीज़ बचेगी नहीं, कोई चीज़ बचेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या, सब चीज़ जिंदा है, सब कुछ बच रही है, हम भी हैं, मेज कुर्सी टेबल सब कुछ है। तो इसका मतलब मॉडल गलत है। या तो अगर सारी चीज़ अपना आप फटती रहती, कुछ समय बाद अपना ब्लास्ट होती रहती, तो हम कहते भाई मॉडल सही है, और सारी चीज़ जिंदा है, कुछ नहीं हो रहा है किसी में, इसका मतलब मॉडल गलत है। तो इनकी कमियों को दूर करके नील्स बोहर ने बताया, क्या बताया देखो, कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गति नहीं करता है, केवल हमेशा एक ही निश्चित कक्षा में गति करता है। उस कक्षा को स्थायी कक्षा कहते हैं, समझ गए? स्थायी कक्षा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित कक्षा में गति करता है, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। ये नील्स बोहर ने बताया। अब कोई कहेगा भाई हमेशा उसी कक्षा में गति करता रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। फिर नील्स बोहर ने एक और बात बताई, क्या, कि भाई इसे जब बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, बाहर से ऊर्जा मिलने का मतलब हमने इसे गर्म कर दिया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, या इसे रगड़ दिया हमने ऐसे करके, तो जब इसे बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है, यानी कि यहाँ कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाएगा मेहमानदारी करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? कोई भी चीज़ क्यों ऊपर चली जाती है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कभी किसी को ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने का मतलब है कि जब किसी चीज़ को ऊर्जा मिल गई तो वो वहाँ नहीं रुकेगी। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ताप ही होता है, गर्म कर रहे हैं हम उस चीज़ को। अब अगर जो किसी को देखो उधर, अगर कोई कहे कि भाई गर्म करने से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो गर्म करने से ऊर्जा ऐसे प्राप्त होती है कि भाई साहब कोई चीज़ सोचो, तबाही है, गर्म हो रहा है, उस पर थोड़ी देर बैठ के देखो, वो ऊर्जा मिल गई। अब जब ऊर्जा मिल गई, अब तुम्हें 4-5 लोग जाओ रोक कर दिखाएं कि तुम रुक जाओगे क्या? अब नहीं रुक सकता। अब तो महुआ खड़ा कितनी देर में पार कर दोगे पता नहीं चलेगा। ये होती है ऊर्जा, कि जब हमें कहीं से ऊर्जा मिल जाती है तो वैसा फिर नहीं रुकते हम। तो ऊर्जा का मतलब होता है किसी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं,
गर्म करने का मतलब क्या है कि जब उसे हम गर्म कर दिया हमने तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ नहीं रुकेगा, कहाँ पहुँचेगा, सीधा कूद के उच्च कक्षा में जाएगा। सही से समझ लेना। जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो वो अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है। चला जाता है ये नहीं है कि वहाँ रहने लगता है, जाके चला जाता है और वहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुककर, इतने सेकंड रुकता है। सोचो 10⁻⁸ का मतलब होता है 1 सेकंड का 1/8वां भाग। अंदर की तरफ मतलब कहाँ हो जाएगा, हमेशा अपनी आगे वाली कक्षा में जाएगा। ये सब इसकी आगे वाली कक्षा होती है। यहाँ होगा तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ होगा तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ होगा तो यहाँ चला जाएगा, हमेशा ऊपर वाली कक्षा में जाता है। ये सब इसकी ऊपर वाली कक्षा होती है। ये पहली कक्षा होती है, ये दूसरी कक्षा होती है, ये तीसरी कक्षा होती है, ऐसी चौथी, पाँचवीं, 6, 7 कक्षाएँ होती हैं। तो पहली में होगा तो दूसरी तीसरी में चला जाएगा, मतलब अपने से पहली में होगा तो ये नहीं दूसरी में जाएगा, डायरेक्ट 7वीं में भी जा सकता है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा देंगे इतनी उच्च कक्षा में जाएगा। लास्ट वाली में जाएगा तो निकल जाएगा, फिर वो आयन बन जाएगा। अगर हमने इसे ज़्यादा ऊर्जा दे दी तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाएगा, परमाणु फिर आयन बन जाएगा। समझ में आए, परमाणु ही आयन होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा गर्म करेंगे, मतलब परमाणु को पूरा गर्म करें, इलेक्ट्रॉन थोड़े से ऊपर चला जाएगा। और गर्म करा और ऊपर गया, और गर्म करा और ऊपर गया, लगातार गर्म करते रहे तो क्या होगा, परमाणु से बाहर निकल जाएगा। हाँ जी, चार। अच्छा KL1 बनाई थी, तो जिसने बनाई थी, मैंने बनाई थी क्या? तो भाई चलो बुक में या जिसने पढ़ाई हो, अब बुक में दी हो या जिसने पढ़ाई हो, उस बेचारे को इतनी पता थी, उसने इतनी बता दी। जबकि KLMNOP आगे को होती हैं। अब उन कक्षाओं के अंदर भी और कक्षाएं होती हैं, SPD, वो भी और पढ़ने वालों इसी चैप्टर में। और उन कक्षाओं के अंदर भी SPD में भी फिर वो PX, PY, PZ होते हैं। सोचो उपकक्षाएं तो P ही हो गई, ये तुम्हारे पास K हो गया, इसके अंदर और कक्षाएं हो गई S, PD हो गया, PD, इनके अंदर और कक्षाएं होती हैं, इसमें 3 होती हैं, इसमें 5 होती हैं, F में 7 होती हैं। इन कक्षाओं के अंदर भी फिर और आ जाती हैं। हाँ जी, उसमें इलेक्ट्रॉन सीधा भरा जाता है, इसमें उल्टा भरा जाता है, ऐसा करके। परमाणु है, परमाणु किसी ने देखा नहीं है। परमाणु के अंदर कक्षाएं हो गई KLMN, कक्षाओं के अंदर भी कक्षाएं हो गई SPD, उन कक्षाओं के अंदर भी उप कक्षाएं हो गई कि PX, PY, PZ, उनके अंदर भी और कक्षाएं हो गई। ये सब चल रहा है। तो अभी तो तुम परमाणु के ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, अभी परमाणु के अंदर कहाँ गए हम, इसी चैप्टर में जाएंगे अभी परमाणु के अंदर। तो फिलहाल अभी है, फिर दोबारा से नील बोर का मॉडल समझो भाई, सुनो इधर जो लिखने वाले हो। परमाणु का आकार गोलाकार होता है, तो रदरफोर्ड ने बता दिया था हमारे पास, ये कोई नई चीज़ नहीं बताई है। हम कहेंगे कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन, जो ना इलेक्ट्रॉन, वो सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन केवल एक निश्चित कक्षा में गति करता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाएं कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाएं कहते हैं। परंतु जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो वो अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है, अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है और वहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है। ऐसा समझना कि बस थोड़ी देर के लिए मेहमानदारी करने गया था और वापस आ गया। क्योंकि अगर तुम कहीं जाते भी हो, कुछ तुम्हें ऊर्जा मिल गई, कूदे कूदे कहीं बाहर निकल गए, तो इसका मतलब थोड़ा ना वहीं जाकर रहने लगोगे, आओगे तो अपने घर ही लौट गए। तो वहाँ क्या 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है। और अब काम की बात ये आ जाती है, लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे स्पेक्ट्रम बनते हैं, और ये स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं। तीसरा जो इसका दोष था कि स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड ने बताया था स्पेक्ट्रम सतत होते हैं। सतत का मतलब समझ लो, जैसे टॉर्च की लाइट होती है, टॉर्च हमारे पास कैसी होती है लाइट टॉर्च की, यहाँ जब देखोगे ना तो तेज होगी, यहाँ और धीरे, यहाँ और धीरे। अगर बहुत दूर जाके देखोगे तो टॉर्च से जब लाइट डालोगे तो यहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देगी तुम्हें, रोशनी भले से जा रही होगी। होता है ऐसा, सबसे पास वाली वस्तु ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी, उससे कम और धीरे और धीरे और धीरे, जितनी दूरी तक जाते हैं वो रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती। ऐसी रोशनी को कहते हैं सतत रोशनी, कि टूट नहीं रही है, आराम से। पहले क्या होता है, ये धीरे 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 घटती जा रही है, ये सतत प्रकाश हो गया। और रेखे प्रकाश का मतलब है जैसा यहाँ ऐसा यहाँ, ऐसे ही चलेंगे, तो वो एकसार होता है, या तो जाएगा ही नहीं, या जब जाएगा तो बराबर जाएगा, तो वो होता है रेखीय।
तो इन्होंने यही बताया। अब इन्होंने क्या बताया कि 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है, लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जिससे स्पेक्ट्रम बनते हैं और स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं। अब कोई कहे ये स्पेक्ट्रम का क्या चक्कर है, स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, तो मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ रियल लाइफ का जिससे तुम समझोगे कि स्पेक्ट्रम बनते कैसे हैं। किसी ने वो लड़ाकू विमान देखोगे, एक तो नॉर्मल हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, उन्हें भी छोड़ो, एक होते हैं जेट विमान जो कि हेरा काटते हुए चले जाते हैं, देखा है, लड़ाकू विमान जो होते हैं। तो उनमें देखना तुम कभी कि जब वो विमान हमारा जा रहा होगा तो वो पीछे को धुआं सा निकालता हुआ जाएगा, नहीं देखा, एक लाइन से बनती चली जाती है, होता है। नॉर्मल हेलीकॉप्टर धुआं नहीं निकालते हैं, ये निकालता हुआ जाएगा क्योंकि इनकी स्पीड ही ऐसी होती है भयंकर वाली। तो जब ये पीछे से धुआं निकालते हुए जाते हैं तो ये जो एक तरीके से पूंछी बनती चली जाती है, एक तरीके से स्पेक्ट्रम बनता चला जा रहा है, उनको स्पेक्ट्रम बनता जा रहा है। तो वो बाद में फैल जाएगा तो हवा फैलाएगी उसे। ये एक तरीके स्पेक्ट्रम ऐसे होता है। ऐसे ये है, गया और जाकर जब ये लौट का आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गया 10⁻⁸ सेकंड रुका और फिर वापस लौट का आ रहा है। जब लौट का आ रहा होता है तो वही धुआं फेंकता हुआ जाता है, ऊर्जा निकालता हुआ जाता है, जैसे आग चिंगारी सी, जो चिंगारी से निकालता हुआ जाता है तो वो रोशनी के रूप में प्राप्त होती है। हम कहेंगे ये स्पेक्ट्रम बन रहे हैं। समझिए स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, क्या होते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि वो चीज़ वहाँ ना हो लेकिन उसकी परछाई हो। कभी कभी तुमने देखा होगा वो ऐसा होता है जैसे कोई रस्सी घुमा रहे होते हैं, रस्सी ऐसे करके फ्रेगनेसी बना रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता उसका सिरा कहाँ है, रस्सी इधर होगी वो दिखाई इधर दे रही होगी, होता है ऐसा। तो वो ऐसा करके क्यों घुमा देते हैं, या कुछ डंडा वगैरह भी घुमाते हैं। तो पंखड़ी तो चलो हमें पता है यहीं कहीं ना कहीं अटक जाएगी, उसमें होता है कि हमें रस्सी हाथ वो इधर ले आया होगा लेकिन रस्सी फिर भी इधर दिखाई दे रही होगी, फिर अगली बार वो इधर होगा इधर दिखाई दे रही होगी। ऐसे क्या होता है कि ये धीरे धीरे स्पेक्ट्रम टाइप से बन जाते हैं कि चीज़ वो वहाँ होगी नहीं लेकिन ऐसा लगेगा कोई चीज़ वहाँ है, ये होते हैं स्पेक्ट्रम। अब ये हमारा पूरा नील्स बोर है। नील्स बोर के मॉडल के भी अपने दोस्त हैं, वो थोड़े बहुत हैं, लेकिन ये मॉडल एक बार को पूरा ठीक ठाक था और अभी भी सही मायनों में यही चल रहा है। सोमरफेल्ड का मॉडल आने वाला है इसके बाद में, वो थोड़ा सा संशोधन किया था उसने भी, बाकी अभी भी थोड़ा नील्स बोर का चल रहा है, थोड़ा सोमरफेल्ड का चल रहा है। परमाणु इसका रदरफोर्ड का मॉडल बस वही समझ लेना जो थोड़ा गोला गोला कार्य बता के चले गए थे, ठीक है जी। तो अब इसमें लिख रहे हैं, इसमें लिखेंगे हाँ दरअसल नील्स जो होता है ना वो ऐसे है, तो वो ऐसे है तो नील नाम उसका उनका, लेकिन से इसकी वजह से लगा देते हैं नील्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल, तो कहते हैं नील्स का परमाणु मॉडल ऐसा करके बोलते हैं। हाँ बोहर है, हाँ ऐसा होता है बोर, तो इसे बोर भी कह देते हैं। कुछ लोग है को साइलेंट बोल देते हैं, तो नील्स बोर का मॉडल कह देते हैं, सब चलते हैं। अब जिस जो किताब से बेचारे देख कर पढ़ा रहे हैं या जो किताब में पढ़ा रहे हैं या जो टिप टाप का पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें बस उतना ही ज्ञान होता है जितना किताब में लिखा होता है, अपने पास का उनके पास कुछ नहीं होता है। अब वो टिप टाप का बेचारा, अब जब उन्हें बोर लिखा हुआ है तो वो सोचते होंगे बेचारा यही बोर है ना यार, यही होगा। अगर किताब में नील्स लिख दिया तो वो कहेंगे अब नील से होता होगा, ऐसा नहीं होता है। जिसका कॉन्सेप्ट पता होता है वो कॉन्सेप्ट ही बताता है। मैं कह रहा हूँ तुम नील लिख दो तो भी सही है, नील्स लिख दो तो भी सही है, टॉमसन लिख दो तो भी सही है, थॉमसन लिख दो तो भी सही है। तो अब किताब में जिसने जो पढ़ा होगा वो बेचारा उस पर भिड़ जाएगा। तुम उससे कहने लगो सर जी तुम्हारा तो गलत है, तो कहेगा गलत कैसे है, मैं तो किताब से पढ़ा रहा हूँ, किताब गलत कह दे तो किताब गलत कौन कहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे तरह सोचोगे बुखार की एक दवाई है, इससे बुखार ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब थोड़ा ना इससे ही हो जाएगा, या दूसरी भी दवाई है उससे भी हो जाएगा। हाँ ये जैसे कि दो लोग थे, अब दो लोगों ने क्या हुआ, दो आपस में भिड़ गए। अरे यार वो देसी घी कैसा होता है, वो कहते देसी घी भाई साहब ऐसा होता है कि तुम किसी के सर में मारो सर फूट जाएगा, देसी घी ना फूटने का जरा सा भी। वो कह रहा यार कैसे बाबुल वाली बातें कर रहा है, अबे देसी घी तो पानी की तरह होता है यार, उन्होंने खुद देखा। जबकि दोनों सही, एक ने जाड़ों में देख रखा है, एक ने गर्मियों में देख रखा है, लेकिन घी दोनों ने सही देख रखा है, सबने सही देख रखा है। इस बात पर भिड़ गए, राजा के पास पहुंच गए, डंडे भी चल गए, अपने आप में घोपड़े फाड़ लिए, है ना साहब। किस बात पर झगड़ा हुआ, अना जी इस बात पर झगड़ा हो गया, ये कह रहा है देसी घी ऐसा होता है पतला, है ना, तुम क्या कह रहे हो, अना मैं कह रहा हूँ घी ऐसा होता है कि साला उस पर किसी खोपड़े में मारो खोपड़ा फट जाएगा, घी ना फूटेगा। है अब राजा तो समझदार होते ही हैं, कुछ होते हैं लेकिन ठीक ठाक ज़्यादा समझदार ही होते हैं। उन्होंने भाई साहब दोनों के कान पर लगाए, एक एक और, है ना, दोनों ही सही हो, एक ने ऐसे ऐसे देख रखा है, एक ने ऐसे ऐसे देख रखा है। तो वही चीज़ है, जिसने जो देख रखा होता है वो है,
तुमने बोर देखा होगा शायद, या कहीं किताबों में देख लेते हैं, या ऐसा नहीं है शायद उसमें कहीं नाम आ जाता है, हाई स्कूल में भी या कहीं भी आ जाता है, तो वो बोर का परमाणु मॉडल भी कह देते हैं, अलग भी कह देते हैं। तो अपने के सही है, किसी से बहस मत करना, आराम से जिसने जो पढ़ लगा ना बेचारे पे उतना ही ज्ञान है, उससे ही भिड़ना। ऐसा नहीं है कभी तुम कहोगे हमारे सर ने तो बोहर लिखवाया था, तेरा बोर कैसे, तो बेचारा बोर पे खुश होगा, लेकिन तुम्हें समझदारी है, तुम कहोगे बोहर भी सही है, बोर भी सही है, भाई स्पेलिंग ये होती है ना ना, ऐसे है पैक कौन है, पुलन लगा रहा है, लिखेंगे नील्स बोहर ने, नील बोहर लिख दो चाहो तो, अब नील बोहर ने रदरफोर्ड के, नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके, परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। नील बोहर के परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे नील्स बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसे नील्स बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। जिसे नील्स बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। हो गया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं। हाँ, सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, बल्कि एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं। निश्चित कक्षा में गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। देखो स्थायी ऐसे लिखा जाएगा। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। फुल स्टॉप लगा, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। परंतु जब किसी, फुल स्टॉप मत लगाओ, परंतु जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है। उच्च कक्षा में चला जाता है। और वहाँ 10 की घात -8 सेकंड रुक कर
रुक कर, मतलब मेहमानदारी करने गया है वो। हाँ, जो इज्जतदार लोग होते हैं, समझदार, वो कम ही रुकते हैं। तो लिखेंगे 10,-8 सेकंड रुक कर पुनः अपनी कक्षा में, पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है, पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है, लौट आता है, लौटते समय, लौट आता है, कोमल आगे लिख दो, लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, करता है, जिससे स्पेक्ट्रम बनते हैं, जिससे स्पेक्ट्रम बनते हैं, यह स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं, यह स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं, होते हैं। बस इतना था तुम्हारे पास नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ना इसके बना क्या करो, चित्र नहीं बनाना है। इसके बाद जो है ना वो लिखेंगे नील्स बोर मॉडल की कमियां, सीमाएं। इसकी भी अपनी कुछ कमियां रह गई थी। नील्स बोर मॉडल की कमियां, कमियां उसमें लिखेंगे यह निम्नलिखित हैं, यह निम्नलिखित हैं, यह निम्नलिखित हैं। क्या हो गया? निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह मॉडल जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। जीमान प्रभाव अभी पढ़ेंगे इसके बाद में। हाँ, यह मॉडल जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। नहीं कर सका। सेकंड लिखेंगे यह मॉडल जी, वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। दुकान खाली मिली है मैं तो।
देखो इसमें इस लेंगे नंबर सेकंड, यह है नियम स्टार्क प्रभाव, स्टॉर्क भी कह देते हैं। स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका सेकंड में। चुंबक नंबर थर्ड, अभी लिखेंगे दोनों। नंबर थर्ड, यह नियम, यह मॉडल लिख दो, यह मॉडल, ठीक है मॉडल लिख दो तुम। यह मॉडल इस बात की व्याख्या नहीं कर सका कि स्पेक्ट्रम अनेक, क्या नहीं कर सका कि स्पेक्ट्रम अनेक सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर क्यों बने होते हैं, अनेक सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर क्यों बने होते हैं, अनेक सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर क्यों बने होते हैं। रेखाओं से मिलकर क्यों बने होते हैं। हो गया बस जी। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे जीमान प्रभाव। देखो इधर अभी हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम जो था वो रेखा के रूप में होता है, रेखा के, लेकिन जैसे ही इस स्पेक्ट्रम पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं ना तो ये रेखाएं अनेक रेखाओं में टूट जाती हैं, अनेक रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं। यह घटना जीमान प्रभाव कहलाती है। तो लिख देंगे जब किसी स्पेक्ट्रम को जीमान प्रभाव में लिख रहे हैं, अलग से कमियां नहीं है, हाँ हेडिंग डाल के जीमान प्रभाव 1 नंबर में परिभाषा आती है वो लिख रहे हैं। तुम यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठो, यहाँ पटाखों की आवाज़ आती रहती है। तो लेकिन लिखेंगे लिखो भाई, जब किसी स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनेक सूक्ष्म रेखाओं में, विभक्त हो जाता है, तो वह अनेक सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाता है। यह घटना जीमान प्रभाव कहलाती है। यह घटना जीमान प्रभाव कहलाती है। इस बार हेडिंग है स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव स्टार्क प्रभाव ना जीमान प्रभाव की तरह सेम ऊपर की लाइन लिख दो, बस चुंबक की जगह ना विद्युत क्षेत्र कर देना। हाँ स्टार्क प्रभाव सेम परिभाषा लिख दो, चुंबक के क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र कर देना, सेम उतार दो ऊपर से। क्या परिभाषा बन जाती है कि जब किसी स्पेक्ट्रम को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो वह अनेक सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाता है। यह घटना स्टार्क प्रभाव कहलाती है। स्टार्क प्रभाव में
स्टार प्रभाव में जीमान प्रभाव की तरह परिभाषा लिख दो, बस चुंबक की जगह विद्युत कर देना। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल स्टार प्रभाव में तुमने परिभाषा लिखी होगी, जब किसी स्पेक्ट्रम को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनेक सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाता है। यह घटना स्टार प्रभाव कहलाती है। लिख दी? ठीक है, वो अभी बनाएंगे इसके बाद। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल सेम है दोनों। अभी तुम लोगों के लिए भी सेम है। अभी जब ज़्यादा और डिटेल में जाओगे ना तो एक गति के लिए होता है, एक स्थिति के लिए होता है, लेकिन अभी तुम्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है। अभी तुम सोचो कोई आवेश है और वो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हेडिंग सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। देखो भाई क्या है सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। अभी अभी नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं परमाणु के भीतर। ये नाभिक होगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके चारों ओर ऐसे वृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे। अब सोमरफेल्ड आए और सोमरफेल्ड ने बताया कि भाई जो ये नील बोर बता रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि वृत्ताकार कक्षा के बजाय दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी गति करते हैं। अब ये दीर्घ वृत्त क्या होता है? दीर्घ वृत्त ये ऐसा है जैसे तुम्हारे पास कोई गेंद है, गेंद को तुम ऊपर से दबा दो तो कैसा आकार बन जाएगा? ऐसा। ये होता है दीर्घ वृत्त। तो दीर्घ वृत्त में दो केंद्र होते हैं, एक केंद्र इधर होता है, एक केंद्र इधर होता है, दो फोकस होते हैं मतलब। तो इन्होंने बोला सोमरफेल्ड ने कि अगर कक्षाओं को उप कक्षाओं में विभाजित किया जाए, मतलब कमरे के अंदर से भी और कमरे निकाले जाएं, तो कक्षाओं को उप कक्षाओं में विभाजित किया जाए तो यह आवश्यक नहीं कि उस कक्षा का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, बल्कि उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी गति करते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई 10 के 10 बच्चे एक लाइन में चलो, तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 एक लाइन में चलेंगे। कुछ एक दो ऐसे होंगे टेढ़ी खीर होते हैं भाई साहब, वो वाले टेढ़े चलेंगे। अभी सुनो उधर, अभी फिलहाल हम इसके अपने टॉपिक पर आ जाओ। ये बहुत अलग टॉपिक है। कभी गुरुत्वाकर्षण में अगर चैप्टर नंबर 13 जब स्टार्ट होगा फिजिक्स में, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में बताएंगे विस्तार से। और ऐसा नहीं है अंतरिक्ष कितना बड़ा है, उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है मैंने, अंतरिक्ष क्या है वो देख लो। हाँ, ये बड़े भयंकर तरीके से बात बता रखी है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है, सोच सकते हो। हेडिंग है सोमरफेल्ड मॉडल। इसमें लिखेंगे इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के भीतर, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के भीतर मुख्य कक्षा को उप कक्षों में विभाजित किया हुआ माना जाए, उप कक्षों में विभाजित किया हुआ माना जाए, तो यह आवश्यक नहीं कि
आवश्यक नहीं कि हाँ, यह आवश्यक नहीं कि कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन, यह आवश्यक नहीं है कि कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घ, ऐसा लिखा जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी गति करते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी गति करते हैं, जिनके एक फोकस पर नाभिक होता है। इनके एक फोकस पर नाभिक होता है। हो गया जी भाई जी। अब इसमें थोड़ा सा चित्र बनाएंगे हम, और चित्र देखो, कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा है क्या? ये है कोई एक कक्षा, अब देखते रहो, कोई एक कक्षा, यहाँ है इसका केंद्र, सुन लो पहले एक मिनट, यहाँ है इसका केंद्र। अब इसमें अब धीरे धीरे ना कक्षा, ये परमाणु धीरे धीरे दबता रहेगा, मतलब कक्षा इधर की ओर को फैलती रहेगी। अब जो है वो हमारे पास अगला जो परमाणु वो आएगा, इसके बाद लो जी, ये होता है, देखो उधर एक कक्षा ये है, और जी दूसरी कक्षा ये है, तीसरी कक्षा ये है, चौथी कक्षा ये n बराबर चौथी कक्षा ली है, n बराबर चौथी कक्षा ली है, n बराबर चौथी कक्षा ली। हाँ, अब इसमें ये जो नहीं है, ये पहली कक्षा है, इसे उप कक्षा में बांट दिया, k बराबर 1, k बराबर 2, 3, k बराबर 4, यानी कि ये पूरी एक कक्षा, ये एक कमरा हो गया, चौथा कमरा हमारे पास बड़ा कमरा था, उस कमरे को हमने 4 कमरों में डिवाइड कर दिया, 4 कमरों में, और उन 4 कमरों में एक एक आदमी है, समझ में आ रहा है? एक बड़ा कमरा था, बड़े कमरे को हमने 4 कमरों में डिवाइड कर दिया, उन कमरों में एक एक आदमी है। अब वो उनमें से एक आदमी जो है वो तो वृत्ताकार घूम रहा है, उनमें से जो दूसरा आदमी है थोड़ा सा वृत्ताकार से अलग हो गया है, तीसरा आदमी जो है वो और दीर्घ वृत्ताकार बन गया, और जो चौथा आदमी है ऐसा करके तो बिल्कुल ही वृत्ताकार ऐसे घूम जाएगा। तो अगर 4 आदमी हैं तो जरूरी नहीं है चारों एक सी गति करें, चारों अलग अलग गति कर रहे हैं, समझ आ रहा है? तो कोई एक जो है वो करें ना, इसके सोमरफेल्ड के अनुसार कि किसी भी कक्षा को जब उप कक्षा में डिवाइड किया जाता है, ये तो कक्षा थी, ये के वाली जो उप कक्षा है,
तो उप कक्षा में जब विभाजित किया जाता है या विभाजित किया हुआ माना जाता है तो ये आवश्यक नहीं कि कक्षा का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वो वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी गति करते हैं, जिनके एक फोकस पर नाभिक होता है। इसका एक फोकस यहाँ था, एक फोकस यहाँ था, तो यहाँ नहीं है, यहाँ है बस केंद्र। तो ये बना देंगे पूरा मॉडल, सोमरफेल्ड का मॉडल। याद रखना, पहला गोला गोल बनेगा, दूसरा थोड़ा सा लंबा सा हो जाएगा ऐसा करके, और तीसरा और ऐसा हो जाएगा। तो जी गोला नहीं बनाना है, थोड़ा सा लंबा सा बनाते चलना है। तुम लोगों के पास परमाणु अभी बार बार आते रहेंगे, गोले भी बार बार आते रहेंगे, इसमें आते हैं, उस चैप्टर में भी बहुत सारे लोग पढ़ के चले जाते हैं, उनसे गोला बनाना नहीं। हाइड्रोजन का उत्सर्जित स्पेक्ट्रम इसमें देखेंगे। जब किसी परमाणु को, नील्स बोहर की बात लिख रहे हैं हम इसमें, जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तो वह अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है। तो वह अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है। उच्च कक्षा में चला जाता है। और वहाँ अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है और वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड रुककर, और वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड रुककर, 10⁻⁻8 सेकंड रुककर पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है। -8 सेकंड रुककर पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है। लौट आता है, लौटते समय लौट आता है, लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जिससे स्पेक्ट्रम बनते हैं। लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, निकालता है, जिससे स्पेक्ट्रम बनते हैं। इन स्पेक्ट्रमों को उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो हेडिंग है, उत्सर्जन करता है। इन स्पेक्ट्रमों को उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। हो गया, फुल स्टॉप लगा लेंगे। यह स्पेक्ट्रम विभिन्न क्षेत्रों में पड़ते हैं। अब चित्र बनेगा तुम्हारा। यह स्पेक्ट्रम विभिन्न क्षेत्रों में पड़ते हैं। यह स्पेक्ट्रम विभिन्न क्षेत्रों में पड़ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पड़ते हैं। और अब इसमें चित्र बनेगा और वो चित्र तुम्हारा भी कल बनाएंगे और फिजिक्स निकाल लेंगे इसके बाद। विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ते हैं।